वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। आरएक्स फार्मेसी क्लासेस में सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम फार्माकोग्नोसिस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वन शॉट वीडियो में। ठीक है, लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल आप लोगों का पेपर है। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो औषधि पौधों में फाइटोकेमिकल, फाइटो यानी प्लांट से मिलने वाला, केमिकल यानी कुछ ऐसे तत्व जो क्या हो, औषधि गुण वाले हो। तो औषधि पौधों में उपस्थित रासायनिक घटकों, दैट इज कॉल्ड फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की पहचान और विशेषणों विश्लेषण को हम क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी किस प्लांट में कौन सा केमिकल मिल रहा है जिसका क्या हो, औषधि यूज हो, वो क्या कहलाएगा? आपका फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट का क्या क्या होते हैं? तो पौधों में पाए जाने सक्रिय रासायनिक पदार्थ जैसे एल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन्स, ये क्या कहलाएंगे? आपके फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? किस प्लांट में कौन सा सक्रिय रासायनिक पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? आपका फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे तुलसी में क्या है, अश्वगंधा में क्या है, ठीक है, अर्जुन की छाल में क्या है, ठीक है, ये सब क्या है? फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है, अल्कोलाइड्स की पहचान कैसे की जाती है? तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट है, वैगनर्स टेस्ट है, इसके द्वारा हम अल्कोलाइड की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइड के परीक्षण का उदाहरण तो केलर किलियानी टेस्ट है, जिसमें हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेवोनॉइड्स की पहचान कैसे करेंगे? सिनोडा टेस्ट द्वारा हम फ्लेवोनॉइड की पहचान करेंगे। टेनिन की पहचान कैसे करेंगे? फेरिक क्लोराइड टेस्ट द्वारा हम टेनिन की पहचान करेंगे। सैपोनिन की पहचान कैसे करेंगे? फोम टेस्ट द्वारा, झाग बनने लगेगा, है ना। एक्सट्रैक्शंस का उद्देश्य क्या है? तो पौधे से सक्रिय घटकों को अलग करना, जो भी एक्टिव कांस्टेंट उसको अलग करना, क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्शन। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, इसके वर्णन को बताइए। तो फाइटोकेमिकल जैसे मैंने बताया ना, फाइटो फॉर प्लांट, केमिकल यानी रसायन, प्लांट में मौजूद रसायन का इन्वेस्टिगेट, जांच करना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हम पौधों में उपस्थित रासायनिक घटकों की पहचान करते हैं। ठीक है, और उन्हें क्या करते हैं? अलग करते हैं, पृथक करते हैं और विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रहा है? अब इसकी क्या क्या मेन प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टिगेशन का कलेक्शन करना, संग्रह करना, औषधि पौधों का उचित समय पर संग्रह करना है, कलेक्ट करना, फिर ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग करना, उन्हें सुखाना और पीसना, पौधे को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। फिर तीसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सॉल्वेंट जैसे जैसे एथेनॉल, मेथनॉल, इसमें हम उनको पाउडर को मिलाते हैं, सक्रिय घटकों को निकाला, यानी फिर क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होगा? विभिन्न रासायनिक परीक्षणों द्वारा, जैसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट की पहचान करना। पांचवा है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन करना, जिसमें क्या होगा? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी यूवी या आईआर द्वारा संरचना की पुष्टि करना कि यही जो फाइटोकेमिकल है वही है कि कुछ और है। ठीक है, एल्कोलाइड्स और ग्लाइकोसाइड के परीक्षण का वर्णन कीजिए। अल्कोलाइड के लिए क्या करते हैं हम? कौन कौन टेस्ट है? ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, जिसमें नारंगी रंग का अवक्षेप आ जाता है। मेयर टेस्ट जब करते हैं तो क्रीम रंग का अवक्षेप आ जाता है। और वैगनर्स टेस्ट करते हैं तो भूरा अवक्षेप आ जाता है ना। इससे क्लियर होता है कि अल्कोलाइड उसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? ग्लाइकोसाइड के परीक्षण में हम क्या करते हैं? किलर क्लियरली टेस्ट करते हैं, जिसमें नीला हरा रंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड है तो आ गया। ठीक है, ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट करते हैं, जिसमें गुलाबी या लाल रंग का अगर आ गया तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज में आते हैं। फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, रासायनिक घटकों की पहचान करना। फाइटोकेमिकल, प्लांट में उपलब्ध रसायन का इन्वेस्टिगेशन, है ना। समझ गए रासायनिक घटकों का। अल्कोलाइड की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट होता है। फोम किसके लिए होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेपोनिन में फोम निकलता है तो टेस्ट करते हैं। पेरिक्लोराइड टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जाहिर सी बात है, टेनिन्स के लिए करेंगे। सिनोडा टेस्ट किसके लिए पहचान होती है? इससे फ्लेवोनॉइड्स की पहचान होती है। एक्सट्रैक्शन में कौन सा सॉल्वेंट उपयोग होता है? एक्सट्रैक्शन में तो आपका एथेनॉल यूज होता है। हर्बल कॉस्मेटिक क्या है? हर्बल यानी पौधों से मिलने वाला, कॉस्मेटिक यानी प्राकृतिक पौधों से बने सौंदर्य, कॉस्मेटिक है ये सौंदर्य उत्पाद, जिन्हें हम त्वचा और बालों की देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हर्बल कॉस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है, अब एलोवेरा जेल का स्रोत क्या है? तो एलोवेरा पौधों की पत्तियों से मिलता है, सभी को पता है। एलोवेरा में मुख्य रासायनिक घटक क्या है? एलोइन, इमोडिन, पॉलीसेकेराइड, ये एलोवेरा में मुख्य रासायनिक घटक है। आलमंड ऑयल का स्रोत क्या है? तो बादाम, प्रूनस एमाइगडालस के जो बीज होते हैं बादाम का, है ना, उससे बादाम आलमंड ऑयल मिलता है।
लेवेंडर ऑयल का मुख्य उपयोग क्या है? तो सुगंध और त्वचा को शांत रखता है ना, लेवेंडर ऑयल। क्लियर है? ऑलिव ऑयल में कौन सा प्रमुख घटक होता है? तो ऑलिक एसिड होता है ऑलिव ऑयल में। क्लियर है? फिर रोजमेरी ऑयल का उपयोग किसके लिए किया? तो बालों की वृद्धि और स्कल्प स्वास्थ्य के लिए रोजमेरी ऑयल का यूज करते हैं। सैंडलवुड को ऑयल का यूज किया जाता है, तो ये चंदन का तेल है ना, सुगंध त्वचा को ठंडक और एंटीसेप्टिक प्रभाव के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। हर्बल कॉस्मेटिक का परिचय दें और एलोवेरा जेल का उदाहरण विवरण लिखें। ठीक है, टाइम कम है इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप कर करके समझ लीजिएगा। ठीक है, टाइम कम है इसलिए। ओके, तो हर्बल कॉस्मेटिक के उत्पाद जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और जिनमें कम दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, जिनमें कम दुष्प्रभाव होता है। ओके, एलोवेरा जेल जैसे सोर्स क्या है? एलोवेरा की पत्तियां। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एलोवेरा में? एलोइन और इमोलिन है। पॉलीसेक्राइड कॉमर्शियल प्रिपरेशन में क्या क्या है? जेल, क्रीम, लोशंस, फेस वॉश। थेरेपेटिक यूजेस क्या है? घाव भरने में, जलन और सूजन कम करने में एलोवेरा बढ़िया यूज। कॉस्मेटिक यूजेस क्या है? मॉइस्चराइजर यूज होता है एज अ स्किन को ठंडा रखता है, सूदिंग और एंटी एजिंग है एलोवेरा। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और लेवेंडर ऑयल का वर्णन करते हैं। आलमंड ऑयल का सोर्स क्या है? बादाम के बीज से है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? फैटी एसिड, विटामिन ई पाया जाता है। और यूजेस कहाँ है? स्किन सॉफ्टनिंग में और हेयर नरिशमेंट में बादाम आलमंड ऑयल का यूज होता है। ऑलिव ऑयल कहाँ यूज होगा? कहाँ से इसका सोर्स है? ऑलिव फ्रूट से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसमें ओलिक एसिड पाया जाता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है। यूजेस क्या है? मॉइस्चराइजर और एज ए एंटी एजिंग यूज होता है। लेवेंडर ऑयल क्या है? इसका सोर्सेस क्या है? तो लेवेंडर फ्लावर से मिलता है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो नीला लूल इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट और नीना एल एसिटेट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। फिर यूजेस बात करें तो रिलैक्सेशन, फ्रेग्रेंस, अच्छी महक और एक्ने ट्रीटमेंट, झाई के ट्रीटमेंट में लेवेंडर ऑयल का यूज होता है। रोजमेरी ऑयल और सैंडलवुड के ऑयल के उपयोग क्या है? तो रोजमेरी ऑयल का सोर्स क्या है? रोजमेरी की लीफ से मिलता है। फिर इसमें क्या केमिकल पाए जाते हैं? तो सिनिओली और कैम्फर इसमें पाया जाता है। यूजेस क्या है? हेयर ग्रोथ फॉर और एंटी डेंड्रफ एज अ यूज होता है। फिर हम सैंडलवुड की बात करें तो इसका सोर्सेस क्या है सैंडलवुड का? सैंडलवुड ट्री से मिलेगा। फिर क्या केमिकल है? सेंटालोल इसमें केमिकल है। और यूजेस क्या है? फ्रेग्रेंस और एंटीसेप्टिक, साथ में कूलिंग इफेक्ट, ठंडा देता है ना। चलिए, एलो आते हैं हम लोग एमसीक्यूज में। एलोवेरा जेल का स्रोत क्या है? जाहिर सी बात है पत्तियां हैं। आलमंड ऑयल किससे मिलता है? तो बीज से मिलेगा, बादाम के। सी वाला आंसर है। लेवेंडर ऑयल का मुख्य घटक क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा लीना लूल। क्या होगा? लीना लूल लेवेंडर ऑयल। एल फॉर लेवेंडर, एल फॉर लीना लूल। ऑलिव ऑयल में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो ओलिक एसिड। ओ फॉर ऑलिव ऑयल, ओ फॉर ओलिक एसिड। रोजमेरी ऑयल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बालों की वृद्धि के लिए। बी वाला आंसर है। सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो। सैंडलवुड का ऑयल का घटक क्या है? तो अभी हम लोग पढ़ा है सेंटालोल। एस फॉर सैंडलवुड, एस फॉर सेंटालोल। फोम टेस्ट किसके लिए करते हैं हम? सेपोनिन, झाग निकलता है ना। चलिए, शॉर्ट क्वेश्चंस। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? ऐसे खाद्य या उनके घटक जो स्वास्थ्य लाभ और रोगों की रोकथाम में मदद करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं। न्यूट्रिशन से है ना। क्लियर है? चलिए, एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो ये फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके शरीर को नुकसान से बचाता है, इसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। फिर प्रोबायोटिक्स क्या है? जीवित लाभकारी सूक्ष्म जीव जो आंत के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक बोलते हैं। जैसे किसी को लूज मोशन वगैरह ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर क्या करते हैं? प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, प्रश्न प्रीबायोटिक क्या है? तो ऐसे फाइबर जो लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीबायोटिक। और प्रोबायोटिक क्या है? जीवित लाभकारी सूक्ष्म जीव जो आपके स्वास्थ्य को सुधारते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कॉम्बिनेशन ही दिया जाता है। जैसे विजिलेक रिच, है ना, नाम सुना होगा। चलिए, डाइटरी फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? तो पाचन को सुधारना और कब्ज को रोकना। डाइटरी फाइबर का मेन ही काम है। फिर नेक्स्ट क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ पाया? तो मछली में, अलसी में, फ्लैक्स सीड में, अखरोट में ओमेगा 3 बढ़िया पाया जाता है। स्पारुलिना क्या है? एक पोषक तत्वों से भरपूर शैवाल, एल्गी है ना। इसमें क्या? फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, कैरोटीनॉइड्स का क्या अर्थ है? ये एक तरह एंटीऑक्सीडेंट है जो आंखों की रक्षा के लिए होता है। कैरोटीन पिगमेंट होता है जो आई के लिए बढ़िया काम करता है ना। सोया का उपयोग कहाँ होता है? तो प्रोटीन स्रोत और हृदय स्वास्थ्य के लिए सोया का बढ़िया यूज होता है। गार्लिक, लहसुन का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तचाप को और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है लहसुन, है ना।
चलिए अब आते हैं लॉन्ग न्यूट्रास्यूटिकल का परिचय और उनके प्रकारों का वर्णन करें तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? वे उत्पाद जो भोजन और औषधि के बीच का कार्य करते हैं। ये स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और रोगों की रोकथाम करते हैं। ये क्या कहलाएंगे? न्यूट्रास्यूटिकल्स कहलाएंगे। कितने टाइप्स के हैं? डाइटरी सप्लीमेंट जैसे विटामिन मिनरल्स हो गया, फंक्शनल फूड्स में आपका फोर्टिफाइड फूड्स हो गया, ये सब है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, लिख सकते हैं आप आएगा तो। फिर हर्बल प्रोडक्ट में आपका प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। फिर थेरेपेटिक एप्लीकेशन में क्या है न्यूट्रास्यूटिकल का? हृदय रोगों की रोकथाम करना, प्रतिरक्षा बढ़ाना, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाना, कैंसर से बचाव करना और डाइजेशन में सुधार करना, ये न्यूट्रास्यूटिकल का यूजेस। एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का वर्णन करें तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तो फ्री रेडिकल को नियंत्रित करता है, जैसे विटामिन सी, विटामिन ई डेली हमें लेना चाहिए। थेरेपेटिक यूजेस क्या है? एज को कम करेगा और कैंसर से बचाएगा। प्रीबायोटिक्स क्या होगा? अभी आपको बताया था, लाभकारी बैक्टीरिया हैं जैसे लैक्टोबैसिलस। यूजेस क्या है? पाचन को अच्छा करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इसीलिए लोग को क्या करते हैं, दोपहर में दही का यूज करना चाहिए, है ना, इसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। प्रीबायोटिक क्या है? फाइबर जो प्रोबायोटिक्स को बढ़ावा देते हैं उन्हें, जैसे एनोलिन वगैरह हो गया। उदाहरण है आंत स्वास्थ्य को सुधार करना। ठीक है, इसलिए जो कॉम्बिनेशन आता है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का एक ही में आता है। चलिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पारुलिना, सोया और गार्लिक के उपयोग लिखिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड का पहले आप स्रोत लिखेंगे। सोर्सेस क्या है? कहाँ से मिलेगा? फिश ऑयल से मिलेगा, फ्लैक्सीड यानी अलसी से मिलेगा। यूजेस क्या है? हार्ट की हेल्थ में है, यानी हृदय के लिए अच्छा फायदेमंद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी स्वेलिंग को कम करेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, स्पारुलिना क्या है? प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। यूजेस क्या है? इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एनीमिया यानी ब्लड की कमी को भी नियंत्रित करता है। सोया क्या है? हाई प्रोटीन फूड है। यूजेस किस लिए? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गार्लिक क्या है? लहसुन जिसको बोलते हैं। इसमें एक्टिव कंपाउंड है आपका एलिसन। और यूजेस क्या है? ब्लड प्रेशर को कम करता है और एंटी माइक्रोबियल भी है, यानी आपको बीमारी से भी बचाएगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, है ना। चलिए एमसीक्यू देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल एक तरीके का भोजन प्लस औषधि गुण वाला है ना। यानी फूड भी है और आपका औषधि गुण भी है। सी वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट किससे बचाता है? हमें फ्री रेडिकल से बचाता है। प्रोबायोटिक्स क्या है? तो जीवित बैक्टीरिया है। प्रीबायोटिक का क्या है? तो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। प्रीबायोटिक बी वाला आंसर होगा। मगर फैटी एसिड किसके लिए अच्छे होते हैं? तो आपका बी यानी हृदय के लिए अच्छे होते हैं। स्पारुलिना क्या का है? सवाल है, बी वाला आंसर है। गार्लिक का सक्रिय घटक है एलिसिन, बी आंसर है। कैरोटीनॉइड किसके लिए? आंख के लिए फायदेमंद है, बी। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। औषधि पौधे क्या है? यानी ऐसे पौधे जिनका उपयोग दवाओं के निर्माण में किया है, तो औषधि पौधे कहते हैं, सभी को पता है। सुगंधित पौधे क्या है? ऐसे पौधे जिनसे सुगंधित तेल यदि एसेंशियल ऑयल प्राप्त हो, उन्हें क्या बोलते हैं? सुगंधित पौधे बोलते हैं। इन पौधों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है भाई? तो देखा जाए तो रोजगार, आय वृद्धि और निर्यात के माध्यम से आर्थिक विकास में हेल्प करते हैं। कौन? औषधि पौधे। भारत में प्रमुख औषधि पौधे कौन कौन से? तुलसी, अश्वगंधा, नीम, आंवला। ये क्या है? औषधि पौधे में आता है ना। सुगंधित पौधे को उदाहरण तो लेवेंडर है, चंदन है, पुदीना, ये सब क्या है? सुगंधित। ठीक है, एमएपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एमएपीएस, फुल फॉर्म है इसका। क्लियर है? चलिए, निर्यात क्षमता क्या होती है? तो किसी वस्तु को विदेश में बेचने की जो कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड निर्यात क्षमता। भारत में एमएपीएस के निर्यात का क्या महत्व है? तो विदेशी मुद्रा अर्जन और वैश्विक बाजार में पहचान बनाना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। औषधि एवं सुगंधित पौधों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमिका का वर्णन करें। तो औषधि एवं सुगंधित पौधे, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है? रोजगार सृजन, खेती प्रसंस्करण और विपणन में रोजगार के अवसर देना। साथ ही साथ आय का स्रोत क्या है? किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। ठीक है, औद्योगिक उपयोग क्या है? फार्मास्यूटिकल में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, खाद्य उद्योग में भी यूज होता है। ग्रामीण विकास कैसे हो? ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक सुधार होगा भैया। जब ग्रामीण ऐसे खेती करेगा चीजों की, तो क्या होगा? उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, साथ में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता को बनाए रखेगा। औषधि एवं सुगंधित पौधों की निर्यात क्षमता का वर्णन करें। ठीक है, भारत विश्व के प्रमुख निर्यातों में से एक है। प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? इसेंशियल ऑयल और हर्बल एक्सट्रैक्ट, साथ में क्रूड ड्रग है। ठीक है, मुख्य निर्यात कहाँ? यूएसए में करता है, यूरोप और चाइना में भारत अपने करता है।
फायदा क्या है, विदेशी मुद्रा मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी डिमांड बढ़ती है। चुनौतियाँ क्या-क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी को मेंटेन करना, साथ में जो स्टैंडर्ड चाहिए मानकीकरण वो भी होना चाहिए और ओवर हार्वेस्टिंग ना हो, अधिक दोहन ना हो। चलिए एमएपीएस क्या है, तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, बी वाला आंसर सही है। औषधि पौधों का उपयोग किसमें होगा, जाहिर सी बात है दवा बनाने में, ए। सुगंधित पौधों से क्या प्राप्त होती है, हमें एसेंशियल ऑयल मिलता है। चलिए निर्यात से क्या लाभ होता है, निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन मिल होता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के प्रमुख निर्यात बाजार कौन से हैं, यूएसए और यूरोप, बी वाला। एमएपीएस से क्या लाभ होता है, पर्यावरण, तो इससे फायदा होगा ये रोजगार वाला, है ना। कौन से औषधि पौधे हैं, तुलसी है, ए। आयुर्वेदा क्या है, तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति जो त्रिदोष वात पित्त और कफ सिद्धांत पर आधारित है, वो क्या कहलाएगा, आयुर्वेदा कहलाएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा ही है। सिद्धा क्या है, एक तरह की सिद्धा पद्धति कहाँ विकसित हुई, तो दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में खासकर सिद्धा पद्धति विकसित हुई है। यूनानी चिकित्सा किस पर आधारित है, तो चार ह्यूमर, ब्लड, फेलगम, ठीक है, येलो बाइल और ब्लैक बाइल, इस सिद्धांत पर आपका यूनानी चिकित्सा आधारित है। चलिए आगे आते हैं। होम्योपैथी का मुख्य सिद्धांत क्या है, लाइक क्यूर्स लाइक, समरूपता सिद्धांत, है ना। होम्योपैथी इस पे काम करता है। अरिस्टा क्या है, किण्वन यानी फर्मेंटेशन से बना आयुर्वेदिक द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टा बोलते हैं। बिना उबाल के तैयार किए गए किण्वित द्रव को हम क्या बोलेंगे, आसो बोलेंगे। आसो क्या है, बिना उबाल के तैयार किए गए किण्वित द्रव, ठीक है, उससे फर्मेंटेटेड लिक्विड बनाया जाता है बिना उसे उबाले, तो वो क्या कहलाएगा, आसो कहलाएगा। चूर्ण क्या है, सूखे पौधों का महीन चूर्ण, चूर्ण कहलाता है। गुटखा क्या है, औषधि गोलियां टैबलेट के फॉर्म में बनाना, दैट इज कॉल्ड गुटिका। तेला क्या है, औषधि तेल, ठीक है। भस्म क्या है, धातु या खनिज का शुद्ध करके बनाया गया राख, जिसे हम क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। स्वर्ण भस्म की बात करते हैं, है ना, अगर आप लोगों ने सुना होगा। क्लियर है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी और होम्योपैथिक के मूल सिद्धांतों का वर्णन करिए, है ना। एक्सप्लेन अबाउट द आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी एंड होम्योपैथिक, इसका जो मेन प्रिंसिपल है उसके बारे में। तो आयुर्वेदा क्या है, तीन दोष पे काम करता है, वात पित्त और कफ पे। फिर शरीर और मन का संतुलन चाहिए। सिद्धा किस पे काम करता है, पंचभूतों पे काम करता है। और थ्री ह्यूमरस, जैसे आपका वत्थम है, पित्थम है और कफम है, ठीक है। यूनानी चार ह्यूमर सिद्धांत पे काम करेगा और शरीर में संतुलन बनाए रखना। होम्योपैथिक लाइक क्योर्स लाइक के सिद्धांत पे काम करेगा और न्यूनतम मात्रा यानी मिनिमम डोजेस पे काम करेगा। दवा का पोटेंसीकरण, ये भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक औषधियां, अरिस्टा, आसव, चूर्ण, तेला भस्म आदि की तैयारी विधि ली। कैसे कैसे बनाया, तो अरिस्टा कैसे बनाया जाता है, काढ़ा बनाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर किण्वन किया, फर्मेंटेशन करते हैं, जो द्रव्य बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टा बोलते हैं। आसव, बिना उबाल के सीधे रस में शर्करा मिलाकर फिर फर्मेंटेशन कराना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आसव। चूरमा कैसे बनेगा, सूखी औषधियों को पीस कर छान कर तैयार करना, वो क्या कहलाएगा, चूर्ण। गुटिका क्या है, चूर्ण को गोंद या द्रव के साथ मिला के छोटी छोटी गोलियां बनाना, वो गुटिका कहलाता है। फिर तेला क्या है, कि औषधि द्रव को तेल में पकाकर तैयार करना, ठीक है। लेहिया क्या है, गाढ़ा अवलेह शहद या गुड़ के साथ बने, उसे क्या बोलना, लेहिया बोलते हैं, ठीक है। भस्म क्या है, धातु या खनिज को शोधन और मारण प्रक्रिया से भस्म बनाना, क्या कहलाएगा, भस्म। चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आयुर्वेदा के सिद्धांत पर आधारित है, तो भैया त्रिदोष है, बी वाला आंसर हो जाएगा। होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या है, तो लाइक क्योर्स लाइक, बी वाला। यूनानी चिकित्सा किस पर आधारित है, फोर ह्यूमरस पर आधारित है, बी वाला। अरिस्टा कैसे तैयार होता है, तो किण्वन से, बी वाला याद रखना है। फिर आते हैं, चूर्ण कैसे होता है, तो भाई पाउडर फॉर्म होगा, बी वाला। भस्म किससे बनता है, तो भस्म आपका बनता है धातु या खनिज से बनता है। गुटका क्या है, तो भैया क्या है, टैबलेट है, बी। आयुर्वेद में टैबलेट को हम गुटिका बोलते हैं। तेला क्या है, एक तरीके का ऑयल प्रिपरेशन है, बी वाला। चलिए आते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है, घाव को ढकने और सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। कॉटन का क्या स्रोत है, तो कपास पौधा, गॉसिपियम जिसको बोलते हैं, उसके बीज के रेशे होते हैं, उसी से हमें कॉटन मिलता है। कॉटन का उपयोग क्यों किया जाता है, ये अधिक एब्जॉर्बेंट यानी क्या करता है, ज्यादा ज्यादा मात्रा में चीजों को सोख लेता है। सिल्क का क्या स्रोत है, तो रेशम के कीड़े, सिल्क वर्म से सिल्क हमें मिलता है, ठीक है।
चलिए, वूल किससे प्राप्त होता है? तो भेड़ के बालों से, सभी को पता है। रीजनरेटेड फाइबर्स क्या है? तो कृत्रिम रूप से बनाए गए रेशे, जैसे रेयॉन, ये क्या है? आपके रीजनरेटेड फाइबर्स में आते हैं। सूचर्स क्या है? घाव को सिलने के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे को हम क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। सर्जिकल कैटगट क्या है? तो पशुओं की आंत से बना अब्जॉर्बेबल सूचर, इसको बोलते हैं सर्जिकल कैटगट बोलते हैं। लिगेचर क्या है? तो रक्त वाहिकाओं को बांधने के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे को हम क्या बोलते हैं? लिगेचर बोलते हैं, है ना, ब्लड वेजल्स को। ठीक है, क्लियर। एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होते हैं? जो शरीर में स्वयं घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेबल। ओके, सर्जिकल ड्रेसिंग में उपयोग होने वाले रेशो, कॉटन, सिल्क, वूल, रिजनरेटेड फाइबर का वर्णन कीजिए। ठीक है, कॉटन का सोर्स क्या है? गॉसिपियम, कपास के पौधे से मिलता है। प्रॉपर्टी क्या है? सॉफ्ट होगा, अब्जॉर्बेंट अच्छा होगा और स्टेराइल होगा। यूजेस क्या है? ड्रेसिंग और बैंडेज बनाने में कॉटन का यूज होता है। क्लियर है। सिल्क की बात करें, सोर्सेस क्या है? सिल्क वार्प से मिलता है। प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रॉन्ग होता है और स्मूथ होता है। यूजेस क्या है? सूचर बनाने में यूज होता है। वूल का क्या है? सोर्स है, सिप हेयर से मिलता है। प्रॉपर्टीज क्या है? वार्म होता है और एब्जॉर्बेंट का बढ़िया रोल करता है। यूजेस क्या है? पैड बनाने में यूज होता है। रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं? तो एग्जांपल में आपका रेयॉन हो गया। प्रॉपर्टी क्या है? यूनिफॉर्म होता है और एब्जॉर्बेंट अच्छा काम करता है रेयॉन। यूजेस कहाँ होगा? सर्जिकल ड्रेसिंग में रेयॉन का बढ़िया यूज होगा। क्लियर है। चलिए, सूचर, कैटगट और लिगेचर का वर्णन कीजिए। सूचर क्या है? घाव को सिलने के लिए उपयोग किए जाने वाले धागे को हम क्या बोलते हैं? सूचर बोलते हैं। सर्जिकल कैटगट क्या है? सोर्सेस क्या है? सिप या गोट के इंटेस्टाइन से बनता है और टाइप क्या? एब्जॉर्बेंट बढ़िया होता है। यूजेस क्या है? इंटरनल स्टिचिंग में बढ़िया काम करता है। लिगेचर क्या है? ये ब्लड वेसल को बांधने के लिए यूज होता है, रक्त वाहिनी को बांधने के लिए यूज होता है। साथ में मटेरियल सिल्क या कैटगट का यूज होता है। चलिए, हम एमसीक्यूज पे फिर आते हैं। कॉटन किससे मिलता है हमें? तो बीच के रेशे से, बी वाला। सिल्क का स्रोत क्या है भैया? सिल्क किससे मिले? कीड़े से मिलता है। वूल किससे प्राप्त होता है? तो वूल आपका भेड़ से मिलता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। रीजनरेटेड फाइबर का उदाहरण क्या है आपका? तो रेयॉन रीजनरेटेड फाइबर, सी वाला। कैटगट क्या है? तो एब्जॉर्बेबल सूचर्स है, बी वाला। ठीक है, लिगेचर का उपयोग किसके लिए होता है? तो रक्त वाहिनियों को बांधने के लिए यूज होता है। सबसे अधिक एब्जॉर्बेंट कौन सा है? तो आपका सबसे अधिक इनमें से कॉटन होगा। सिनकोना का उपयोग किसके लिए होता है? तो एंटी मलेरियल ड्रग बनती है ना, क्यूनिन, किससे मिलेगी? यानी मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना का उपयोग होता है। आर्टिमिसिया एनुआ से कौन सी दवा बनती है? आर्टिमिसिया एनुआ से एंटी मलेरियल ड्रग बनती है। एर्गॉट का उपयोग क्या है? तो प्रसव में गर्भाशय से संकुचन, ऑक्सीटॉक्सिक के लिए एर्गॉट का यूज करते हैं। कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाए? तो विटामिन ए और विटामिन डी कहाँ पाए जाएंगे? कॉड लिवर ऑयल में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से पेपर दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि आपकी उम्मीदें हम ही से नहीं, आपके अगर घर वालों से भी हैं, है ना, तो बेस्ट करिए, अच्छा दीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्लियर है। ओके। कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए और विटामिन डी। शार्क लिवर ऑयल का उपयोग क्या है? तो पोषण और विटामिन सप्लीमेंट्री के रूप में शार्क लिवर ऑयल का यूज होता है। पपाया में कौन सा एंजाइम पाए? तो पेपेन एंजाइम पपाया में पाया जाएगा। डायस्टेज क्या है? तो स्टार्च को शर्करा में बदलने एंजाइम क्या कहलाएगा? डायस्टेज। ओके। पैंक्रियाटिन क्या है? तो पाचन एंजाइमों का मिश्रण है पैंक्रियाटिन। काओलिन का उपयोग क्या है? तो एंटी डायरियल और एड्सॉर्बेंट के रूप में काओलिन का यूज करते हैं। अश्वगंधा का उपयोग क्या है? टॉनिक और तनाव को कम करता है ना, स्ट्रेस को कम करता है अश्वगंधा। एंटी मिनरल ऑक्सीटॉक्सिक, ऑक्सीटॉक्सिक टॉक्सिक का वर्णन कीजिए। तो एंटी मिनरल क्या है? सिनकोना से मिले। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसमें क्यूनिन है। किस में यूज होगा? मलेरिया में। आर्टेमिसिया एनुआ प्लांट है, ठीक है। एक्टिव क्या है? आर्टिमिसिन है। इसमें यूजेस क्या है? एंटी मिनरल यूजेस है। ऑक्सीटॉकिक में कि जैसे अर्गॉट हो गया। सोर्स क्या है आपका? फंगस, क्लेविसेप्स परपुरिया फंगस है जिससे अर्गॉट मिलता है। क्या काम करेगा? गर्भाशय को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, संकुचन में काम आएगा। विटामिन, एंजाइम और फार्मास्यूटिकल एड का वर्णन किया। तो विटामिन क्या है? कॉड लिवर ऑयल से मिलते हैं, जैसे विटामिन ए डी। सार्क लिवर ऑयल से न्यूट्रिशन वाले विटामिन। एंजाइम क्या है? जैसे पपाया से पेपेन मिलता है। डाइजेस्टेज, स्टार्च डाइजेशन यूज होता है। पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम है, डाइजेस्टिव, ठीक है। और इस क्या है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज होता है। फार्मास्यूटिकल एड्स में जैसे काओलिन हो गया, एज एब्जॉर्बेंट काम करेगा। लैनोलिन ऑइंटमेंट बेस काम करेगा और बीज वैक्स थिकनिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है।
अकेसिया एंड ट्रैकेनेट एमल्सिफायर की तरह काम करेगा। सोडियम एल्जिनेट, अगर ग्वारगम, ये सब क्या है, जेलिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और जेलेटिन आपका कैप्सूल मेकिंग में यूज होता है। चलिए मिक्सनेजर ड्रग का वर्णन करिए। स्क्विल क्या है, एज अ एक्सपेक्टोरेंट काम करती है। गॉल्स एज अ एस्ट्रिंजेंट काम करती है। पील कैच्यू एज अ एंटीडायरियल काम करता है। सुगंधा आपका अडेप्टोजन का काम करता है। वसाका कफ रेमेडी में यूज होता है। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर में यूज होता है। गुगुल आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में यूज होता है। क्लियर है सबको? चलिए आगे आते हैं। आपसे किस क्यूनिन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से मिलेगी, बी वाला। आर्टेमिसिया किससे मिलेगा? आर्टेमिसिया एनुआ, बी से मिलेगा। अर्गॉट का उपयोग क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, सी वाला। पापा पेपेन एंजाइम किससे मिलता है? पपाया से, बी वाला। पपीते से मिलता है। कावलिन का उपयोग क्या है? एज अ एडजॉर्मेंट, बी वाला आंसर सही होगा। अश्वगंधा का उपयोग क्या है? एज अ एडाप्टोजन। जिलेटिन का उपयोग किसमें किया जाता है? जिलेटिन का उपयोग कैप्सूल बनाने में, है ना, जिलेटिन का यूज होता है। ट्राइकेनेट का उपयोग कहाँ होगा? एज अ इमल्सिफायर, ट्राइकेनेट का यूज होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, वन शॉर्ट वीडियो है, सारा कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके, कॉल्चियम सीड का उपयोग किस लिए करते हैं? तो रिमेटिज्म और गाउट के उपचार के लिए कॉल्शियम सीड का यूज करते हैं, जिसमें कॉल्चिसिन नामक केमिकल पाया जाता है। ठीक है। गॉइट का मतलब क्या हो गया? ज्वाइंट में पेन, जोड़ों में दर्द होना, उंगलियों में, गांठों में दर्द होना। ठीक है। और ठीक है, विनिका रोजिया का उपयोग कहाँ है? एंटी ट्यूमर, वेनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, दो तरह की केमिकल विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पाए जाते हैं। एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसरस भी इसको बोलते हैं। चलिए आगे आते हैं। पोडोफाइलम का उपयोग क्या है? कैंसर में एंटी कैंसर ड्रग सोर्स है। और जिम्निया सल्वेस्ट्री सल्वेस्ट्री क्या है, उपयोग क्या है? ब्लड शुगर को कम करने में यूज होता है। पेट्रोकार्पस मार्सोपियम का उपयोग किसमें है? एज एंटी डायबिटिक यूज होता है। सॉरी, एंटी डायबिटिक यूज होगा। गोखरू का उपयोग किसमें होगा? डायूरेटिक, यूरिन बढ़ाने के लिए। ठीक है। पुनर्नवा का उपयोग डायबिटिक और सूजन कम करने में। इपेकाकुहाना का यूज होगा डिसेंट्री में। नीम का उपयोग होगा एज एंटीसेप्टिक और एज अ डिसइंफेक्टेंट। टर्मेरिक का यूज, हल्दी का क्यों? एज एंटीसेप्टिक, एज एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करिएगा, क्योंकि साल भर की चीजें आज पढ़ा रहा हूँ, कल पेपर देना आपको। एंटी रेमेटिक, एंटी ट्यूमर और एंटी डायबिटिक ड्रग का वर्णन कीजिए। तो एंटी रेमेटिक ड्रग है आपकी कॉल्चिकम, जैसे एक्टिव केमिकल क्या है? कॉल्चिसिन है। यूजेस क्या है? गाउट और रूमेटिज्म में यूज होगा, जोड़ों के दर्द में यूज होगा। एंटी ट्यूमर में विनकारोजा है। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है। यूजेस है कैंसर ट्रीटमेंट में। पोडोफाइलम क्या है में क्या है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन है। यूजेस है एज अ एंटी कैंसर। एंटी डायबिटिक में आपका जिम्निया जिम्नेमा सेल्वेस्ट्री है। क्या करेगा? शुगर कंट्रोल करेगा। पेट्रोकार्पस मार्सोपियम क्या करेगा? डायबिटीज मैनेजमेंट में काम करेगा। सब क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है। डायबिटिक, एंटी डिसेंट्रिक और एंटीसेप्टिक का वर्णन कीजिए। तो डायबिटिक्स क्या है? यूरिन के वॉल्यूम जो जैसे गोखरू हो गया, यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा। पुनर्नमा एडेमा को कम करेगा। एडेमा मतलब शरीर में जो स्वेलिंग होगी उसको कम करेगा। ठीक है। एंटी डिसेंट्रिक में आपका इपेकाकुहाना, जो डिसेंट्री ट्रीटमेंट में काम आएगा। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में कौन सा आएगा? बेंजोइन, जो स्किन प्रोटेक्शन काम का। मिर्रा आपका एंटी माइक्रोबियल है। नीम आपका जर्म किलर है। और टर्मरिक आपका हीलिंग और एंटीसेप्टिक का काम करता है। ओके, हम सीक्यूज में आते हैं। कॉल्चिसिन किससे प्राप्त होगा? तो कॉल्चिसियम, बी वाला होगा आंसर। विनक्रिस्टिन किससे मिलेगा? विन का रोजा। जिम्नेमा का उपयोग किसमें होगा? भैया डायबिटीज में यूज करेंगे। पोखरू का ये उपयोग किसमें होगा? डायूरेटिक्स, बी वाला। इपेकाकुहाना का यूज किसमें होगा? आपका डिसेंट्री में। नीम का यूज एंटीसेप्टिक, बी। टर्मेरिक का यूज आपका एंटीसेप्टिक भी है, यही होगा। पोडोफाइलम किस में यूज होगा? आपका कैंसर में। एलोए का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो लैक्सेटिव, कब्ज को दूर करने के लिए। कैस्टर ऑयल का उपयोग शक्तिशाली लैक्सेटिव के लिए यूज होता है। और इस सब गोला का उपयोग कब होगा? बल्क लैक्सेटिव, फाइबर के रूप में यूज करते हैं। ओके, सेना का उपयोग क्या है? एज अ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। डिजिटेलिस का यूज क्या है? एज अ कार्डियोटॉनिक, हृदय की शक्ति को बढ़ाता है, डिजिटेलिस। अर्जुना का उपयोग हृदय रोगों में किया जाता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जिंजर का उपयोग पाचन सुधारने में, क्योंकि ऐसा कार्बोनेटिव यूज होता है। क्लोव का उपयोग दर्द और पाचन में, दांतों के दर्द में, है ना, लौंग का तेल, क्लोव का ऑयल यूज करते हैं। क्लियर है? बेलाडोना का प्रभाव किस पर होता है? नर्वस सिस्टम पर होता है। राउवल्फिया सर्पेंटाइन का उपयोग कहाँ होगा? ब्लड प्रेशर को कम करने में।
क्लियर है? चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। लैक्सेटिव और कार्डियोटॉनिक ड्रग का वर्णन बताइए। तो लैक्सेटिव में आपका एलो में जैसे क्या होगा, माइल्ड लैक्सेटिव। कैस्टरॉल आपका स्ट्रॉन्ग पुर्गेटिव है। इसबगोला आपका बल्क फॉर्मिंग है और सेना आपका स्टोनल लैक्सेटिव। कार्डियोटॉनिक में आपका डिजिटलिस, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा और आपका अर्जुना हार्ट टॉनिक में काम आएगा। कार्मिनेटिव, एस्ट्रिंजेंट और सीनस ड्रग का वर्णन करिए, इनके बारे में बताइए, है ना। कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? आप कोरिएंडर है, फेनल है, कार्डामम है, जिंजर है, क्लोव है, ब्लैक पेपर। ये क्या है आपका कार्मिनेटिव और जीआई रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, आपको मेडिसिनल प्लान के बारे में एसाफोइटिडा, नटमेग है, सिनामिन है, ये सब क्या है आपका कार्डियो जीआई टॉनिक में यूज होते हैं ना, और जीआई रेगुलेटर है। ठीक, यूज क्या है, गैस कम करना और पाचन सुधार में यूज करना। एस्ट्रोजन में आपका कैचू आ जाएगा, दस्त रोकने में काम आता है, कत्था जिसको बोलते हैं। सीनियस ड्रग में आपका हाईएस्ट केमस है, बेलाडोना है जो सेडेटिव काम करेगी। एफेड्रा आपका स्टिमुलेंट का काम करेगा। ओपीएम आपका दर्द निवारक एनाल्जेसिक है। टी और कॉफी क्या करेगा, सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करेगा। और कोका क्या है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट देगा। क्लियर है? एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी टिश्यू ड्रग का बताइए। तो एंटी हाइपरटेंसिव यानी हाइपरटेंसिव यानी बढ़ा हुआ प्रेशर को जो कम करे, राउवोल्फिया सर्पेंटाइन है। इसमें रेसरपाइन नेम का एल्कलॉइड पाया जाता है जो क्या करे, बीपी को कम करता है। एंटी टिश्यू में क्या होगा, वसाका जो खांसी में यूज होता है, टोलुबल्सम कफ सिरप में यूज होता है। सेना किस प्रकार का लैक्सेटिव है, तो आपका स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। कैस्टर ऑयल का उपयोग क्या है, तो कैस्टर ऑयल भी आपका लैक्सेटिव के रूप में काम करता है। ठीक है, डिस्टिलिस का उपयोग किस में है, तो आपका हार्ट में काम करेगा। जिंजर का उपयोग किस में है, डाइजेशन में है। अदरक बढ़िया काम करेगी। बेलाडोना किस में काम करेगी, नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, राउवोल्फिया किस में काम करेगा आपका, बीपी में। वसाका किस में काम करेगा, आपका कफ में। कैचो किस में काम करेगा आपका, ऐसा एस्ट्रिंजेंट बी वाला। चलिए शॉर्ट, एल्कोलाइड क्या है, नाइट्रोजन युक्त प्राकृतिक यौगिक जिनका औषधि महत्व होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, एल्कोलाइड कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के पत्ते, जड़, बीज और छाल में पाए जाते हैं। फिर टर्पेनाइड्स क्या है, आइसोप्रीन यूनिट से बने यौगिक जो सुगंध और औषधि गुण युक्त रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्पेनॉइड्स बोलते हैं। क्लियर है? ग्लाइकोसाइड्स क्या है, शुगर और नॉन शुगर जिसे बोलते हैं एग्लाइकोन भाग वाले यौगिक जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स बोलते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वाष्पशील उड़ने वाले, है ना। वाष्पशील यानी वोलेटाइल का मतलब क्या, उड़ने वाले तेल जो सुगंधित होते हैं हम क्या बोले, वोलेटाइल बोलेंगे। टेनिन्स क्या है, कड़वे एस्ट्रिंजेंट पॉलीफेनोलिक यौगिक हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेनिन्स बोलते हैं। रेजिन क्या है, चिपचिपे ठोस या अर्धठोस पदार्थ जो पौधों से निकलते हैं जिन्हें हम हिंदी में गोंद बोलते हैं। ठीक है, अल्कोलाइड्स की पहचान कैसे करेंगे, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट है, मेयर टेस्ट है, इसके द्वारा हम अल्कोलाइड को करेंगे। टेनिन्स की पहचान फेरिक क्लोराइड टेस्ट, याद कर लो, रट लो, मिलना है कल पेपर में। वोलेटाइल ऑयल किससे निकलता है, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा, स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस, अल्कोलाइड, टर्पेनाइड्स और ग्लाइकोसाइड का वर्णन कीजिए। अल्कोलाइड्स क्या है, कहाँ पाए जाएंगे, पौधे के विभिन्न भाग में पाए जाते हैं। फिर क्या है, आइसोलेशन कैसे करते हैं, एसिड बेस एक्सट्रैक्शन द्वारा इन्हें हम आइसोलेट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या, एल्कोलाइड का ड्रैगन ड्रॉप या मेयर टेस्ट से याद कर लो। थेरेपेटिक यूजेस क्या, एनाल्जेसिक दर्द में यूज जैसे मॉर्फिन आपका हो गया, एंटी मलेरिया जैसे क्विनिन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ होगा भाई, ये जितनी चीजें हैं कहाँ ये एप्लीकेबल होंगी, दवाई बनाने में। ठीक है, टर्पेनाइड्स क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा, ऑकरेंस कहाँ है, एसेंशियल ऑयल में पाए जाते हैं। फिर आइसोलेशन कैसे करते हैं, हम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन सेल्कोवास्की टेस्ट द्वारा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना टर्पेनाइड्स का। यूजेस क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रो यूज है। एप्लीकेशन कहाँ है, परफ्यूम और मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स कहाँ पाए जाएंगे, पत्ते और बीज से पाए जाएंगे। आइसोलेशन क्या है, अलग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द्वारा करेंगे। टेस्ट क्या है, किलर गिलियानी और बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है, किसका है, ग्लाइकोसाइड्स का, याद कर लो। यूजेस क्या है, कार्डियोटॉनिक और लैक्सेटिव बनाने में। यह एप्लीकेशन यूज कहाँ होगा, हार्ट ड्रग्स में। ठीक है, हार्ट से संबंधित जो दवाई उसमें यूज होगा। क्लियर है? चलिए वोलेटाइल ऑयल्स, टेनिन्स और रेजिन का वर्णन करिए। वोलेटाइल ऑयल्स, तो ये 4 पॉइंट याद कर लो, कहाँ पाया जाता है, कैसे इसको अलग करते हैं, क्या इसका टेस्ट है, किससे जिससे कंफर्म करते हैं, और इसका यूजर और एप्लीकेशन। तो ऑकरेंस में कहाँ है और वोलेटाइल कहाँ है, फूल पत्तियों में पाए जाते हैं। आइसोलेट कहाँ कैसे करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा करेंगे। टेस्ट कैसा है, तो ओडोर और इवेपोरेशन से चेक कर लेंगे। और यूजर्स क्या है, कार्बोनेटिव और एंटीसेप्टिक यूजर्स है। एप्लीकेशन यानी काम कहाँ करेगा, परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में। चलिए टेनिन्स की बात करें, ऑकरेंस कहाँ है, छाल या फल में पाया जाएगा पेड़ों के। टेस्ट क्या है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, नीला या हरा रंग देगा, टेनिन्स का याद कर लेना।
यूजेस क्या एज एस्ट्रिंजेंट यूजेस और एप्लीकेशन लेदर इंडस्ट्री में यूजेस है। रेजिन क्या है, ऑक्सीजन पेड़ों की छाल में पाया जाता है। आइसोलेशन कैसे करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द्वारा। यूजेस कहाँ है, एज एंटीसेप्टिक यूज होगा। और यूजेस एप्लीकेशन इसका क्या है, ऑइंटमेंट बनाने में यूज एप्लीकेबल है। चलिए एमसीक्यूज की बात करें तो अल्कलॉइड में क्या पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, टर्पेनाइड किससे बने होते हैं, तो ये आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। ग्लाइकोसाइड में कौन से भाग होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स में आपका ग्लाइकोजन, ये शुगर और एक ग्लाइकोन, बी वाला होगा। वोलेटाइल ऑयल किससे निकाले जाते हैं भैया, जो प्रोसेस है स्टीम डिस्टिलेशन। टेनिस का मुख्य गुण क्या है, तो टेनिस क्या कैसा है, एस्ट्रिंजेंट काम करता है। रेजिन का स्वरूप कैसा होता है, तो रेजिन किस स्वरूप में पाया जाएगा, तो आपका स्टिकी सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं, पेंट से मिलने वाली। ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो भैया अल्कोलाइड्स के लिए करते हैं, रट डालो। वेरिकुलाइट टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो आपको टेनिन से याद होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन फिर आता है, क्रूड ड्रग क्या है, प्राकृतिक स्रोत यानी पौधे या जानवर के खनिज से प्राप्त अप्रसृत औषधि, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, दवा की शुद्धता, पहचान और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करना। एडल्ट्रेशन क्या है, दवा में मिलावट या नकली पदार्थ मिलाना, क्या कहलाएगा, एडल्ट्रेशन। मिलावट को हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलिप्टिक एवोल्यूशन क्या है, तो रंग, गंध, स्वाद और आकार से पहचान करना, क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोलिप्टिक इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिक इवेल्यूशन क्या, सूक्ष्मदर्शी से संरचना का अध्ययन करना, माइक्रोस्कोप से हेल्प उसको आइडेंटिफाई करना, है ना। केमिकल यानी रासायनिक परीक्षणों से द्वारा पहचान करना, क्या कहलाएगा, केमिकल इवेल्युएशन कहलाएगा। खूब समझ में आ रहा होगा यार। फिजिकल इवोल्यूशन क्या है, भौतिक गुणों जैसे घनत्व, नमी की जांच करना। एडल्ट्रेशन का एक कारण बताइए, तो अधिक लाभ कमाने के। मिलावट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है ना, इसीलिए क्या करते हैं, मिलावट करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन क्या अर्थ है, दवा की गुणवत्ता को निश्चित मानकों पर लाना। चलिए क्रूड ड्रग के क्वालिटी कंट्रोल का वर्णन करिए। क्वालिटी कंट्रोल वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रूड ड्रग की पहचान, शुद्धता, गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, अब इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या, आइडेंटिटी पहचान, सही पौधे सही स्रोत की पुष्टि करना। ठीक है, दूसरा क्या है, प्योरिटी, मिलावट की जांच करना। स्ट्रेंथ क्या है इसका, सक्रिय घटकों की मात्रा देखना। ठीक है, विधियां क्या है, ऑर्गेनोलिप्टिक है, माइक्रोस्कोपिक है, केमिकल द्वारा फिजिकल कर सकते हैं। एडल्ट्रेशन और उसके प्रकार का वर्णन किया। एडल्ट्रेशन क्या है, दवा में अशुद्धता या सस्ते पदार्थ को मिलाना। आपका और कौन सा इंटेंशनल हो सकता है, जानबूझकर किया, यानी सस्ते पदार्थ को मिला देना। ठीक है, जैसे गोल मिर्च आती है, गोल मिर्च में पपीते के बीज को मिला देते हैं, यानी क्या इंटेंशन है, वो जानबूझ के मिला है ताकि क्या हो, वेट बढ़ जाए और लोग क्या हो, प्रॉफिट ज्यादा कमा लें। अनइंटेंशनल, अनजाने में गलत पहचान और खराब भंडारण कारण। रोकथाम क्या है, सही पहचान करना, उचित भंडारण करना और गुणवत्ता परीक्षण करना। क्रूड ड्रग के एवोल्यूशन की विधियों का वर्णन करें तो कौन कौन से हैं, ऑर्गेनोलिप्टिक एवोल्यूशन जिसमें रंग, गंध, स्वाद द्वारा हम क्रूड ड्रग को पहचान सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन से कैसे जानेंगे, तो कोश की संरचना से हम ड्रग को पहचानते हैं। केमिकल एवोल्यूशन हम केमिकल टेस्ट द्वारा ड्रग को पहचानेंगे। फिजिकल एवोल्यूशन में मॉइस्चर कंटेंट और एच वैल्यू के द्वारा ड्रग को पहचानेंगे। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम जीवित प्रणाली पर प्रभाव के द्वारा इसको पहचानेंगे कि कौन सी दवाई है। चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं। क्रूड ड्रग क्या है, तो आपका है नेचुरल ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल का क्या उद्देश्य है, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बी वाला। अडल्ट्रेशन का क्या अर्थ है, तो मिलावट, बी। ऑर्गेनोलिप्टिक एवोल्यूशन किस पर आधारित है भैया, तो किस पर आधारित होगा आपका ये, सेंसरी। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन का क्या उपयोग है, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप द्वारा ही करते हैं ना, बी। केमिकल एवोल्यूशन में क्या किया जाता है, तो भैया रासायनिक परीक्षण किया जाता है। ऐसा एवोल्यूशन में वैल्यू किस एवोल्यूशन में आता है, तो ये आपका फिजिकल एवोल्यूशन में आता है। अडल्ट्रेशन का मुख्य कारण क्या है, लाभ कमाना, बी वाला। शॉर्ट क्वेश्चंस। ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है, तो दवाओं को विभिन्न आधारों पर समूह बांटने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम, ड्रग क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या है, तो दवाओं को उनके नाम के अक्षरों के अनुसार व्यवस्थित करना, अल्फाबेटिकल। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, पौधों को उनके परिवार, फैमिली या जीनस के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई करना, क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमिकल। माइफोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा, पौधों के भाग, जड़, तना, पत्ती के आधार पर उनको वर्गीकरण, क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? दवाओं को उनके प्रभाव एक्शन के आधार पर वर्गीकृत क्या कहलाएगा? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? दवाओं को रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत करना क्या कहलाएगा? तो केमिकल क्लासिफिकेशन। कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम रासायनिक और टैक्सोनॉमिक दोनों आधार पर दवाओं का जब वर्गीकरण करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में फायदे क्या हैं? जो दवाओं को जल्दी खोजने में सुविधा मिलती है। जैसे ए कैटेगरी दवाई एक जगह रखी है, बी वाली है एक जगह, सी वाली एक जगह, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फायदा उदाहरण क्या है? जैसे लीफ, रूट, बार्क, ये मॉर्फोलॉजिकल में। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मुख्य उदाहरण क्या है? दवा का शरीर पर क्या प्रभाव है, उस बेसिस पे दवा को रखना। दवाओं के विभिन्न वर्गीकरण का वर्णन करें तो दवाओं को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बना उन्हें समझने और अध्ययन करने में। तो प्रकार अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में नाम के अनुसार, जैसे ए बी सी, ए दवा एक जगह, बी जगह है, बी वाली एक जगह, सी वाली नेम वाली दवा एक जगह। ठीक है, फायदा क्या है इसका? सरल और उपयोगी होता है। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पौधे के परिवार और वंश के अनुसार उनका हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं। फायदा क्या है? वैज्ञानिक आधार। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पौधे के भागों के अनुसार उनको अलग अलग रखते हैं, जैसे रूट वाले रूट ड्रग अलग रखें, लीफ ड्रग अलग रखें, है ना। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दवा के प्रभाव के आधार पर, जैसे एनालिसिक दवा कौन सी है, एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन हम रासायनिक संरचना के आधार पर दवा को वर्गीकरण करते हैं, जिसमें अल्कलॉइड्स को एक जगह रखा, ग्लाइकोसाइड्स को एक जगह रखा। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम केमिकल या टैक्सोनॉमिकल दोनों का संयोजन। फायदा क्या होगा? अधिक सटीक वर्गीकरण करने में फायदा होगा। ड्रग क्लासिफिकेशन लाभ और सीमाएं लिखें। फायदा क्या मिला ड्रग क्लासिफिकेशन? इजी वे में अध्ययन आसानी से कर सकेंगे, पहचानने में हेल्प हो जाता है और शोध में उपयोग हो जाता है आसानी से। सीमाएं क्या? एक ही दवा कई वर्गों में आ सकती है भैया, है ना। कुछ वर्गीकरण जटिल हो सकते हैं, ये नुकसान है। चलिए एमसीक्यूज में आते हैं। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? तो ये दवा के नाम पे है, अल्फाबेटिकल है ना। टैक्सोनॉमिकल किस पर आधारित है? तो ये परिवार पर। मॉर्फोलॉजिकल किस पे आधारित है? तो ये आपके पौधों के भाग पर। तो उसका तुलसी मतलब जड़ ले रहे हैं, तना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? दवा के प्रभाव पर। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो दवा पे जो संरचना है उस पे। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो दवा को दोनों का संयोजन होना। कौन सा वर्गीकरण सबसे सरल है? तो आपका अल्फाबेटिकल। रूट ड्रग्स किस क्लासिफिकेशन में आती है? तो रूट ड्रग आपका मॉर्फोलॉजिकल ए वाले में आएंगे। फार्माकोग्नोसी क्या है? या प्राकृतिक स्रोत यानी पौधे, पशु, खनिज से प्राप्त औषधियों का अध्ययन करना, दैट इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। किससे बना है? ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से बना है ना। जिसमें फार्माकॉन का मतलब दवा, गिग्नोस्को का मतलब ज्ञान से होता है। और जनक कौन है? फादर ऑफ सी ए सेडलर। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ और अभी है, मे बी देखते हैं। और है फार्माकोग्नोसी शब्द का प्रथम योग कब हुआ था? 1815 में हुआ था। प्राचीन भारत में औषधि ज्ञान का स्रोत कहाँ है? तो आयुर्वेद ग्रंथ, जिससे हमें ये औषधि स्रोत में। फार्माकोग्नोसी का वर्तमान उपयोग क्या है? नई दवाओं की खोज और हर्बल ड्रग का विकास करना। फार्माकोग्नोसी किस स्रोतों का अध्ययन होता है? तो पौधे, जानवर और खनिज स्रोत से प्राप्त औषधियों का यूज होता है, अध्ययन करते हैं। फार्माको स्कोप क्या है? दवा की खोज, क्वालिटी कंट्रोल और हर्बल ड्रग का, मेडिसिन के फॉर्मेशन और कॉस्मेटिक आदि में। क्रूड ड्रग क्या है? अप्रसर प्राकृतिक दवाएं जो प्लांट सोर्स से मिलती, प्लांट एनिमल सोर्सेस, है ना। महत्व क्या है फार्माकोग्नोसी का? सुरक्षित और प्रभावी प्राकृतिक दवाओं का विकास करना। लॉन्ग क्वेश्चंस। फार्माकोग्नोसी परिभाषा, इतिहास और वर्तमान स्थिति का। फार्माकोग्नोसी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त औषधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास क्या है? प्राचीन काल में भारत, चीन और मिस्र में औषधि पौधों का उपयोग होता था। आयुर्वेद, यूनानी और चीनी चिकित्सा पद्धतियों में इसका उल्लेख मिलता है ना। बहुत पुराना है ना आयुर्वेद सिस्टम अपना। 1815 में सी एच एडलर ने फार्माकोग्नोसी शब्द का उपयोग किया। अब करंट स्थिति बात करें फार्माकोग्नोसी, तो हर्बल ड्रग की मांग बढ़ रही है। नेचुरल प्रोडक्ट से नई दवाएं खोज हो रही है और बायोटेक्नोलॉजी और आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। फार्माकोग्नोसी स्कोप क्या है? ड्रग डिस्कवरी, नई दवाओं की खोज में, हर्बल मेडिसिन में, प्राकृतिक औषधियों का विकास, क्वालिटी कंट्रोल, दवाओं की शुद्धता और मानकीकरण में, कॉस्मेटिक में आपका हर्बल कॉस्मेटिक के निर्माण में, और फूड सप्लीमेंट में आपका न्यूट्रास्यूटिकल के विकास में। रिसर्च फील्ड में बात करें तो फाइटोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में। फार्माकोग्नोसी क्या है? आपका नेचुरल ड्रग स्टडी है, बी वाला।
फार्माकोग्नोसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। फार्माकोग्नोसी के जनक कौन है? सी एस एडलर है। फार्माकोग्नोसी शब्द का उपयोग कब हुआ? 1815 में हुआ। क्रूड ड्रग क्या है? तो नेचुरल रॉ ड्रग है ना, प्लांट से मिलने वाली। फार्माकोग्नोसी का स्कोप किस में है? तो भैया सब में है, खासकर ड्रग डिस्कवरी। प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो आयुर्वेदा सबसे प्राचीन है। मॉडर्न फार्माकोग्नोसी में क्या उपयोग हो रहा है? तो आपका बायोटेक्नोलॉजी। Definition of pharmacognosy. Pharmacognosy is the study of medicinal drug derived from natural sources such as plant, animal and mineral. That is called pharmacognosy. ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे भी थोड़ा डिटेल में था, और जब मैं आपको रेगुलर क्लास करूंगा तो ऐसे ही सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी बात करें तो एंशियंट एरा में ट्रेडिशनल हीलिंग विथ हर्ब, पुराने समय में क्या होता था? हर्ब, पेड़ पौधे की सहायता से ही उपचार किया जाता था। फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, डायोस्क्राइड्स थे। 16-17 में डेवलपमेंट ऑफ हर्बल फार्माकोपिया का डेवलपमेंट हुआ। 19वीं सेंचुरी में आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड किया गया। प्रेजेंट स्टेटस और इसको फार्माकोलॉजी तो हर्बल मेडिसिन में प्लांट बेस्ड रेमेडी तैयार की जाती है। फाइटोकेमिस्ट्री में प्लांट्स के जो कंपाउंड है उसको स्टडी की जाती है। फाइटोथेरेपी में प्लांट का यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। और न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट में हम हेल्थ प्रोडक्ट नेचुरल सोर्सेज क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए, बढ़िया करिए, मस्त रहिए।